हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। और आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वीकली करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आईएनएस मोर्मुगांव है, स्वॉट है, मिशन है नासा का, और रेडियो सर्कल्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट वानी क्या है, राशिद रोवर क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। इसे बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गंवाए तुरंत स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इस हफ्ते का जो एक न्यूज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है आईएनएस मोर्मुगांव के बारे में। देखिए, इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है, इंडियन नेवी के अंदर आईएनएस मोर्मुगांव को शामिल किया गया है इस हफ्ते। अब आईएनएस मोर्मुगांव है क्या? आईएनएस मोर्मुगांव जो है वो एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिस्ट्रॉयर एक नेवल शिप होता है, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन नेवी यूज करती है लड़ाई लड़ने में। जब वो कॉम्बैट करती है, जब वो लड़ाई लड़ती है, तो उस वक्त एक नेवल शिप यूज करती है जिसे हम लोग डिस्ट्रॉयर कहते हैं। और ऐसा डिस्ट्रॉयर जो कि अपने अंदर मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स कैरी करता है, अपने साथ गाइडेड मिसाइल लेकर चलता है, और मौका मिलने पर वो गाइडेड मिसाइल से अपने दुश्मन पर हमला कर पाता है। तो ऐसे डिस्ट्रॉयर को, ऐसे नेवल शिप को हम लोग मिसाइल डिस्ट्रॉयर कहते हैं, ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ये आईएनएस मोर्मुगांव को इस बार हमने अपने इंडियन नेवी के जो नेवी में इसको शामिल कर लिया है। और इस तरीके का जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो इस तरीके का एक और मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापत्तनम जो है, उसे पिछले साल नवंबर में शामिल किया गया था इंडियन नेवी के अंदर। और ये दूसरा उसी क्लास का ये दूसरा है। क्लास का मतलब ये हो जाता है कि अगर सिमिलर टनेज है, यानी सेम वेट का, सेम यूज का, या सेम कैपेबिलिटी का, या सेम वेपन को कैरी करने वाला अगर कोई भी नेवल शिप होता है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्लास कह दिया जाता है। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आईएनएस विशाखापत्तनम है। अब आईएनएस विशाखापत्तनम का जितना टनेज है, ठीक है, जो इसका यूज है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसके वेपन सिस्टम है, अगर उसी तरीके का कोई दूसरा अगर डिस्ट्रॉयर बनाया जाता है विशाखापत्तनम के अलावा, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये विशाखापत्तनम जैसा है, तो ये विशाखापत्तनम क्लास का है, ठीक है, इसे ये विशाखापत्तनम क्लास का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईएनएस विशाखापत्तनम इसका पहला था, इस टाइप का पहला था, तो उसी के नाम से क्लास पड़ जाती है। तो आईएनएस विशाखापत्तनम, ठीक है, इसका मतलब इसे कहा जाएगा विशाखापत्तनम क्लास। तो विशाखापत्तनम क्लास का जो दूसरा नेवल शिप या मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल किया गया है, उसका नाम है आईएनएस मोर्मुगांव। और अभी दो और शामिल किए जाने हैं, इंफाल, आईएनएस इंफाल और आईएनएस सूरत, ठीक है। तो आईएनएस इंफाल और आईएनएस सूरत जो है वो फ्यूचर में शामिल होगा। आईएनएस मोर्मुगांव इस बार शामिल किया गया है। और आईएनएस विशाखापत्तनम ऑलरेडी पिछले साल नवंबर में इसे शामिल कर लिया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये सेम टाइप के हैं, सेम टनेज है, इनका सेम वेट है, सेम इनका यूज है, सेम इनके अंदर वेपन सिस्टम है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो है सेम क्लास के हैं। अब क्लास का नाम रखना हुआ, तो जो सबसे पहला शिप होता है उसी के नाम से उस क्लास का नाम रख दिया जाता है। अक्सर ऐसा किया जाता है। और उससे तो क्योंकि इसका इस क्लास का पहला शिप आईएनएस विशाखापत्तनम है, तो इसका क्लास का नाम रख दिया गया आईएनएस इस विशाखापत्तनम क्लास, ठीक है। तो विशाखापत्तनम क्लास में आईएनएस विशाखापत्तनम आ जाएगा, आईएनएस मोर्मुगांव आ जाएगा, और फ्यूचर में आईएनएस इंफाल आ जाएगा, और आईएनएस सूरत आ जाएगा, ठीक है। और इन चारों को जो बनाया गया है, ठीक है, इनका सेम काम है, सेम वेट है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इनको जो इन चारों को बनाया गया है या बनाया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रॉयर जो है वो प्रोजेक्ट 15B के साथ बनाए जा रहे हैं। तो होप कि ये क्लास वाला मामला आपको समझ में आ गया होगा। तो जब कोई भी क्लास का नाम लिया जाए, तो इसका मतलब ये सेम नेवल शिप्स हैं, सेम टाइप के नेवल शिप्स हैं। जो पहला इस नेवल शिप का पहला रहा होगा, उसी के नाम से वो क्लास पड़ गई, ठीक है, क्लास पड़ गई, ठीक है। तो होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये अपने साथ क्या क्या कैरी करके ले चलता है, ये जो अब हमारा डिस्ट्रॉयर है आईएनएस मोर्मुगांव,
तो ये अपने साथ क्या क्या कैरी करके ले चल रहा है, तो ये अपने साथ ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल लेकर चलता है, ठीक है। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्रूज मिसाइल है, उसे कैरी करता है। इसके अलावा बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल अपने साथ कैरी करता है। इसके अलावा मॉडर्न सर्विलांस रडार इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें इंडिया में डेवलप्ड जो है रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा जो सबमरीन्स होती हैं उनको डैमेज करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडोज यूज होते हैं, और उन टॉर्पीडोज को लॉन्च करने वाले लॉन्चर्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस पर हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, और ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो सी किंग हेलीकॉप्टर और HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स जो है ये अपने साथ कैरी करके ले चलता है। जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं ये लड़ाई तो लड़ते ही हैं, जब कॉम्बैट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ जब कभी बड़ा नेवल शिप होता है, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलते हैं, जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो अपने साथ एयरक्राफ्ट को कैरी करके ले चलते हैं, तो जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो डिस्ट्रॉयर्स का होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयर्स कॉम्बैट भी करते हैं, और किसी बड़े नेवल शिप को जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये किसी भी कंडीशन में ये लड़ सकता है, कॉम्बैट कर सकता है। न्यूक्लियर वॉरफेयर हो, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, ठीक है, केमिकल वॉरफेयर हो, किसी तरीके के हमले से निपटने के लिए ये तैयार है, ठीक है। और साथ ही साथ ये पावरफुल गैस टरबाइन से चलता है। इसके अलावा इसकी स्पीड लगभग 30 नॉट्स के करीब हो सकती है, ठीक है। और मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर है ये, दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिसाइल कैरियर है, जिसके अंदर 75% जो है वो इंडिजिनस, यानी कि जो देश में बने हुए जो मटेरियल है उससे बना हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा इसे जो बनाया गया, इसके डिजाइन को बनाया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसके डिजाइन को बनाया है, और साथ ही साथ इसके डिजाइन को बनाया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, और इसको बनाया है यानी कि जहां पे इसे बिल्ड किया गया है वो है मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होप कि ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये डिस्ट्रॉयर है क्या, ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या कैरी करता है। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं नासा के स्वॉट मिशन के बारे में। स्वॉट मिशन का मतलब ये होता है कि इसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशन टोमोग्राफी, ठीक है, ये टोपोग्राफी, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन इसे कहा गया है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये कोलैबोरेटिव मिशन है नासा का, नासा इसमें शामिल है, मेन है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी और कैनेडियन एंड यूके स्पेस एजेंसी भी इसके अंदर शामिल है। इनके कोलैबोरेशन के साथ ये स्वॉट मिशन को भेजा गया। अब स्वॉट मिशन का मकसद क्या है, मकसद आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो मकसद है वो अर्थ पर मिलने वाले 90%, अप्रोक्सीमेटली 90% जो वाटर मौजूद है अर्थ पर, उसके बारे में मैपिंग करना, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सरफेस वाटर पर, हमारे अर्थ के वाटर सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इसका मिशन है। और इस तरीके का पहला सैटेलाइट है जो कि भेजा गया है अर्थ से, किसी भी देश का, मतलब किसी भी देश का ये पहला सैटेलाइट है, पूरी दुनिया में पहला सैटेलाइट है जो कि अर्थ की वाटर सिस्टम को समझने के लिए या वाटर को नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो लगभग मैंने ये बात आपको बताई दी, 90% अर्थ सरफेस को ये कवर कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये हमारा जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसको भी समझेगा। अब बात आती है कि सर इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज कहां पर होगा, इस मिशन का यूज कहां पे होगा। भाई जब हमारे पास डेटा होगा कि हमारे पास किस तरीके से हमारे पास किस तरीके का वाटर मौजूद है, कितने अमाउंट में मौजूद है, ठीक है, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज उस पर किस तरीके से असर डाल रहा है, असर डाल रहा है, तो जब ये सारे डेटा हमारे पास होंगे, 3 सालों के अंदर ये डेटा पूरा मतलब कलेक्ट करेगा ये सैटेलाइट। तो जब 3 सालों के अंदर ये डेटा हमारे पास आ जाएगा कि कितना वाटर मौजूद है, किस तरीके का वाटर मौजूद है, ठीक है, फ्रेश वाटर कितना मौजूद है, अर्थ सरफेस का जो फ्रेश वाटर है वो कितना मौजूद है, ओशन में कितना वाटर मौजूद है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास मौजूद होगा, ये सारा डेटा मौजूद होगा, क्लाइमेट चेंज का डेटा मौजूद होगा, तो इसकी मदद से हम इसका फ्यूचर में यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए। फ्यूचर में कोई भी प्लान एंड पॉलिसीज बना सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर को लेकर, या किसी भी जगह पर अगर हम आइलैंड पे काम कर रहे हैं, कोई आइलैंड कंट्री है, तो वहां पर हम कितने दिनों तक हम सर्वाइव कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। तो प्लान एंड पॉलिसीज बनाने में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्लान एंड पॉलिसीज
पॉलिसीज बनाने में, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्लान एंड पॉलिसीज बनाने में, साथ ही साथ कहीं पर बाढ़ आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका भी इससे पता चल सकेगा। यानी किसी तरीके के डिजास्टर को समझने और डिजास्टर प्लानिंग करने में, डिजास्टर के लिए प्रिपेयर रहने में भी हम लोग इसके डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जिसको नासा ने भेजा है। अब आगे बात करते हैं मिस्टीरियस ओआरसीज। ओआरसीज का मतलब होता है ऑड रेडियो सर्कल्स। ऑड रेडियो सर्कल्स क्या होते हैं उसे समझिए आप। देखिए सर, ये एक बड़ी मिस्टीरियस बॉडीज हैं, बहुत ही रहस्यमयी बॉडीज हैं जो कि यूनिवर्स में मौजूद रहती हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। बस हमें ये कुछ रेडियो टेलीस्कोप, वो भी हमारे जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स होते हैं वो इसे पकड़ नहीं पाते, ना एक्सरे टेलीस्कोप इसको पकड़ पाता है। इसको सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप इस ओआरसीज को देख पाती हैं हमारे यूनिवर्स में। ये ओआरसीज जो होते हैं वो किनारों पर तो बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, लेकिन बीच में ये बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जिससे इनके बारे में आइडिया नहीं लग पाता कि आखिर ये हैं क्या, किस चीज के बने हुए हैं और इनका ओरिजिन क्या था। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल आइडिया हमें नहीं मिल पाता है। और क्योंकि इनका डेटा आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं पकड़ा जा सकता, एक्सरे टेलीस्कोप से नहीं पकड़ा जा सकता, इनका डेटा सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप से पकड़ा जा सकता है, वो भी एडवांस रेडियो टेलीस्कोप ही इसके डेटा इससे आने वाली जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको कैप्चर करके इसको मतलब समझ सकती हैं, या इसका मॉडल तैयार कर सकती हैं, या इसकी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। तो इसलिए इसकी जो इंफॉर्मेशन है बड़ी लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप से इसको कैप्चर ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मामला यह है कि बड़ा मिस्टीरियस है, बड़ा रहस्यमयी है। तो अब इसके बारे में कई एक्सप्लेनेशंस आती रहती हैं कि ये जो ओआरसीज होते हैं ऐसे बनते हैं, ओआरसीज होते हैं वो ऐसे बनते हैं, इनका कैरेक्टर ऐसा होता है। बस एक कल्पना वाली बात थी। लेकिन अभी इंडियन साइंटिस्ट ने, क्यों ये इस हफ्ते चर्चा में रहा, क्योंकि ये जो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है, जो ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, ये जो है इसके बारे में इंडियन साइंटिस्ट ने, और इंडियन साइंटिस्ट कहां के, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, एरीज, नैनीताल में ये मौजूद है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अमितेश उमर। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि आखिर इसका ओरिजिन कहां पर होता है। ये जो मिस्टीरियस बॉडी है, जो किनारे पर तो चमकदार है लेकिन बिल्कुल बीच में ब्लैंक है, जिनको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप ही इन्हें पकड़ सकते हैं। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनके बारे में, इनकी ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है डॉक्टर अमितेश उमर ने। तो इनके हिसाब से ये जो बना है, ये ऑब्जेक्ट जो बना है, ये ओआरसी जो आए हैं वो या तो किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आए हैं या मैसिव ब्लैक होल से आए हैं। ठीक है, मैसिव ब्लैक होल से या सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही बने हैं। तो अब बात आता है कि सर ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बने हैं, तो क्या सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है। देखिए सर, सुपरनोवा एक्सप्लोजन को समझ लीजिए, जो सुपरनोवा विस्फोट है उसको समझ लीजिए। होता यह है कि जब एक बड़ा तारा, ठीक है, जब एक बड़ा तारा, ठीक है, हाई मास स्टार होता है, जब बड़ा तारा होता है, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा जब तारे होते हैं, तो जब ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लाइफ को कंप्लीट करते हैं, तो पहले ये रेड सुपर जायंट बनते हैं, और फिर उसके बाद रेड सुपर जायंट बनते हैं। मतलब जब इनका फ्यूल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे ये इनके अंदर से हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है अरबों साल जलने के बाद, जब ये धीरे धीरे जलते जलते इनका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा आकार के तारे बन जाते हैं, जिसे इन्हें रेड सुपर जायंट कहा जाता है। और ये जब रेड सुपर जायंट जो होते हैं, जब इनका फ्यूल और खत्म हो जाता है तो इनका न्यूक्लियर, इनका जो कोर होता है वो कोलैप्स कर जाता है। और जब कोलैप्स करता है तो एक जबरदस्त तरीके का विस्फोट होता है, एक जबरदस्त तरीके का ब्लास्ट होता है, जिसे हम लोग सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं। और इस सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद जो है वो न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं, इसके अलावा ब्लैक होल्स बनते हैं। ठीक है, ब्लैक होल्स बनते हैं। तो माना जा रहा है कि ये जो आपके ओआरसीज हैं, ठीक है, ओआरसीज हैं, या तो किसी सुपरनोवा, एक बड़े तारे के अंत का, यानी जब वो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद जो सुपरनोवा ब्लास्ट हुआ, उस सुपरनोवा ब्लास्ट से बने हैं। ठीक है, ये ओआरसीज। या फिर ये माना जा रहा है कि कोई ब्लैक होल था, ठीक है, ब्लैक होल है, वो जब किसी तारे को खींचता है अपनी तरफ, ब्लैक होल किसी तारे को खींचता है, तो जब वो अपने तारे को खींच रहा होता है, तो खींचने के बाद बहुत उस तारे के सारे मास को अपने अंदर जब खींच लेता है, तो उसमें से कुछ मास जो है ये एक्सर्ट कर देता है, यानी बाहर फेंक देता है। और जब ये बाहर फेंकता है तो फाइनली जो है ये ओआरसीज जो है इसी मास से जो है ये ओआरसीज बन जाते हैं। तो माना जाता है कि या जो नई खोज है उसे पता ये चल रहा है, या तो सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद जैसे न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, ब्लैक होल्स बनते हैं, वैसे ही ओआरसीज भी बनते होंगे। एक तो ये माना जा रहा है, या फिर माना जा रहा है कि कोई ब्लैक होल जब किसी तारे को खा रहा होता है, उसे निगल रहा होता है, तो कुछ मास वो बाहर
फेंक देता है कि भाई मतलब एक तरीके से उसको डिस्टॉर्ट कर देता है उस तारे को, तो उसका मास जो है उसी स्पेस में बिखर जाता है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेता है जिसे हम लोग ORCs बोलते हैं, या तो इस तरीके से बना होगा। तो इसी बात को समझाया है पहली बार डॉक्टर अमितेश उमर साहब ने, जो हमारे एरीज के साइंटिस्ट हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन दी गई है और ये पहली बार इस तरीके की एक्सप्लेनेशन, काफी क्लियर एक्सप्लेनेशन दी गई है हमारे मतलब पूरी दुनिया में दी गई, इसलिए इस हफ्ते ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, ये न्यूज़ काफी ज्यादा पॉपुलर रही। अब साथ ही साथ अगर देखा जाए, हाँ और एक बात और बता दूं, ये जो ORCs होते हैं ये किनारे की तरफ चमकदार होते हैं, बात साथ ही साथ जो ये बीच में इनके ब्लैक होल होता है, ठीक है, एक्टिव ब्लैक होल इसके अंदर पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, और ये इतने बड़े होते हैं मतलब इनका डायमीटर अगर देखा जाए यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये लगभग माना जाता है कि 1 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में आपको 1 मिलियन लाइट ईयर, यानी अगर आप आप लाइट की स्पीड से चले तब भी 1 मिलियन साल लग जाएंगे यहां से यहां तक पहुंचने में, इतने बड़े होते हैं। हमारी गैलेक्सी जो है वो लगभग 1 लाख मिलियन ईयर्स दूर है, मतलब कि हमारी गैलेक्सी से लगभग 10 गुना बड़े होते हैं ये ORCs, ठीक है, ORCs होते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे पहले पता लगाया गया था 2019 में पता लगाया गया था, ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर SKAP ने इसको पता लगाया था और सबसे पहले वहीं पर पता लगाया गया। अभी इस पर बहुत सारे रहस्य हैं, अभी सिर्फ इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसलिए ये हमारे हॉट टॉपिक में आ गया, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ब्लैक होल क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्स से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर शॉर्ट्स या पूरा का पूरा वीडियो लेकर आऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, उसको जानेंगे, मजा आएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, उस पर न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस हफ्ते का वो है 2 एक्सोप्लैनेट में बी मोस्टली वाटर। नासा ने कहा है कि 2 हमने ऐसे प्लैनेट खोजे हैं जो पूरी तरीके से हम मानते हैं कि वो पानी होंगे, ठीक है, उन्हें माना जा रहा है कि वो पानी से भरे होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सोप्लैनेट है उनका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है केपलर 138c और दूसरे का नाम दिया गया है केपलर 138d। ये जो 2 एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट का मतलब ये हो जाता है जो हमारे हम प्लैनेट हैं, तो मतलब हमारा मतलब हमारी जो अर्थ है, तो ये अर्थ जो है वो सन के चक्कर काट रही है, तो ये एग्जैक्टली हमारे ये मतलब इसका सन का चक्कर लगा रही है। लेकिन इसी तरीके की जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरीके के प्लैनेट अदर सोलर सिस्टम के चक्कर लगा रहे होते हैं, अदर मतलब स्टार्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ऐसे प्लैनेट्स जो कि अदर सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, जो सन का चक्कर नहीं लगा रहे हैं बल्कि दूसरे स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, तो उन प्लैनेट्स को हम एक्सोप्लैनेट के नाम से जानते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो अर्थ जो है वो एक्सोप्लैनेट नहीं है, लेकिन अगर वो इसकी बात की जाए, केपलर 138c और 138d जो है वो एक्सोप्लैनेट है, क्योंकि वो दूसरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सोप्लैनेट है केपलर 138c और 138d जो है वो माना जा रहा है कि वाटर से बने हुए हैं। और ये किसका चक्कर लगा रहे हैं, ये एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, एक लाल बौने तारे का चक्कर लगा रहे हैं। लाल बौने तारे भी जब एक तारा जो है वो एक वक्त के बाद जब उसका फ्यूल खत्म होने लगता है तो वो रेड ड्वार्फ स्टार में बदलने लगता है। तो जब उसका फ्यूल खत्म होता है तो वो रेड ड्वार्फ तारे में बदल जाता है, ठीक है, रेड ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है। तो उसी का चक्कर लगा रहे हैं कौन, ये केपलर जो प्लैनेट्स हैं। अब माना जा रहा है कि डायरेक्टली तो ये नहीं पता चला है कि उसके अंदर पानी है कि नहीं है, पानी से ही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, लेकिन ये उसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, वहां से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो कलेक्ट किया गया, नासा ने ये कहा है कि देखिए साहब, ये जो प्लैनेट बने हुए हैं ये कुछ ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो रॉक से यानी कि पत्थरों से हल्के हैं, और साथ ही साथ हीलियम से और हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा भारी हैं। तो ऐसे मटेरियल से ये प्लैनेट्स बने हुए हैं केपलर, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से हैवियर है, भारी हैं, और रॉक से जो है ये हल्के हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसे बीच का कोई ऐसा मटेरियल है जिससे ये बने हुए हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हीलियम और हाइड्रोजन से ज्यादा भारी और रॉक से हल्का जो मटेरियल होगा, ठीक है, रॉक से हल्का जो मटेरियल होगा वो वाटर ही होगा, और ये वाटर से ही बना होगा ये प्लैनेट। तभी ये इस तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो डेटा हमें मिल पा रहा है वो इस तरीके का डेटा मिल पा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाटर से ही बना होगा। तो जैसे हमारी इसकी बात की जाए, अर्थ की बात की जाए, तो अर्थ जो है
अर्थ जो है उसका जो मेटल्स और रॉक से इसका कोर, ये सारा चीजें बना हुआ है, कोर बना हुआ है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम यहां पर केपलर 138d की बात करें तो यहां पर माना जा रहा है बीच के अंदर, बीच में ये मेटल्स और रॉक्स मौजूद हैं और साथ ही साथ इसके हाई प्रेशर में वाटर मौजूद है, इसकी जो सरफेस है उसके पास में, और साथ ही साथ इसके जो एटमॉस्फेयर है वहां पर भी वाटर वेपर मौजूद है। इसका मतलब कि मोस्टली यहां पर भी वाटर वेपर मौजूद है, अंदर भी वाटर प्रेशर से, हाई प्रेशर से वाटर भरा हुआ है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्लेनेट वाटर से बना हुआ है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाकई में ये जो दोनों प्लेनेट है पूरी तरीके से पानी से बने हुए हैं। अगर पानी से बने हुए हैं तो हो सकता है कि यहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो, ये माना जा रहा है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, आप जरा बताइए। ये जो एक्स्ट्रा यहां पे लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर ऐसा है तो क्या लाइफ के लिए, लाइफ के होने के लिए क्या सिर्फ पानी का होना जरूरी है या और भी कंडीशंस की होने की जरूरी है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वही है कि आप कमेंट कीजिए, तो उस पर आपके लिए वीडियोस बनाए जाएं। ठीक है, तो मतलब यह है कि क्या सिर्फ लाइफ के लिए पानी जरूरी है, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें यहां पर होनी जरूरी हैं लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए? तो आप लोग इसको जरूर बताइए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वानी। प्रोजेक्ट वानी क्या है? ये गूगल का एक बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आया है गूगल का। गूगल का बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट ये आया हुआ है कि इससे ये प्रोजेक्ट ये क्या करेगा कि जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक है, कदम कदम पर हमारे यहाँ लैंग्वेज बदल जाती है, कदम कदम पर हमारा कल्चर बदल जाता है, हमारा डाइवर्स कल्चर जिसके लिए पूरी दुनिया हमें जानती है। पूरी दुनिया में हम इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी तो है ही, इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी भी बड़ी जबरदस्त है। तो हमारी हर कदम पर, हर कुछ किलोमीटर पर हमारी भाषाएं बदल जाती हैं। तो ये बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, किसका? गूगल का। ठीक है, गूगल का, और इसका साथ दे रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और गूगल के ये बड़ा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वानी। इस प्रोजेक्ट वानी में क्या किया जा रहा है कि इंडिया में लगभग 773 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनका, 773 डिस्ट्रिक्ट में जो वहां की लैंग्वेज है, वहां की जो डायलेक्ट है, जो वहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं, उनके डेटा को कलेक्ट किया करेगा गूगल। ठीक है, IISc और गूगल जो है वहां के डेटा को कलेक्ट करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट के डेटा को कलेक्ट करेगा कि कौन सी लैंग्वेज यहां पे बोली जाती है, किस तरीके की बोली है। ठीक है, उन सबको ये कलेक्ट करेगा और फिर कलेक्ट करके एक उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से उन सारी लैंग्वेजेस को समझकर, ठीक है, समझकर उन सारी लैंग्वेजेस की डेटा को कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करके कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाएंगी जो फ्यूचर में इंडियन लैंग्वेज और साथ ही साथ हर जगह इंडियन लैंग्वेज ही नहीं बल्कि इंडियन लैंग्वेज जहां जहां पर अलग अलग तरीके से बोली, यानी हिंदी जो है वो दिल्ली में भी बोली जाती है, हिंदी जो है लखनऊ में भी बोली जाती है, हिंदी जो है वो भोपाल में भी बोली जाती है, लेकिन सब जगह का बोलने का तरीका अलग है। तो जब हमें हर तरीके की बोली का जो है डेटा मिल जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा मिल जाएगा, तो हर जगह के लिए अलग अलग तरीके की लैंग्वेज के हिसाब से, वहां के डायलेक्ट के हिसाब से, वहां की भाषा के बोली के हिसाब से हम वहां पर फ्यूचर में जो भी फ्यूचर में एप्लीकेशंस बनाई जा सकेंगी, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड एप्लीकेशंस होंगी, हेल्थ बेस्ड एप्लीकेशन होंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बेस्ड जो एप्लीकेशंस होंगी, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करेंगी, हेल्थ से रिलेटेड जो एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस होंगी, इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड एप्लीकेशन होंगी, वो सब उन्हीं की लैंग्वेज में। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग लैंग्वेज में अलग एप्लीकेशन एक ही होगी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग लैंग्वेज वाली एप्लीकेशन होगी, जिससे क्या होगा, वहां के लोकल लोग, ग्रामीण लोग, जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो भी वो एप्लीकेशन उन्हीं की भाषा में उनसे बात करके उनसे कम्युनिकेट कर सके और उनसे इंफॉर्मेशन ले सके, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरी कर सके और वो अपनी जरूरतें उन एप्लीकेशंस को फ्यूचर में बता सके। तो उसके लिए ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें 773 डिस्ट्रिक्ट्स के स्पीचेस का डेटा जो है पूरी इंडिया में कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और इसको किसकी मदद से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से इस लैंग्वेज को कलेक्ट करके नई एप्लीकेशंस डेवलप की जाएंगी जो आपके अलग अलग सेक्टर्स में हमारी मदद करेंगी। अब हम बात करते हैं राशिद रोवर के बारे में। राशिद रोवर जो है वो अरब कंट्री का पहला रोवर है, यानी कि पहला एक रोबोटिक रोवर है जो कि लैंड करने जा रहा है
कहां पर लैंड करने जा रहा है? मून पर लैंड करने जा रहा है। और अगर ये लॉन्च कर दिया गया है, लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया है, नासा के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने इसे लॉन्च किया है। 6 महीने के बाद ये वहां पर पहुंचेगा और अगर ये पूरी तरीके से सुरक्षित, अच्छी तरीके से वहां की धरती पर, वहां की सरफेस पर लैंड कर जाता है, तो याद रखिएगा कि यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो दुनिया का चौथा कंट्री बन जाएगा जो कि वहां की सरफेस पर लैंड करेगा। और कौन कौन से कंट्री हैं इससे पहले? यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां पर लैंड किया है, ठीक है, वहां की मून की सरफेस पर लैंड किया है। सोवियत यूनियन ने मून की सरफेस पर लैंड किया है। चाइना ने मून की सरफेस पर लैंड किया है, ठीक है। इसके बाद अगर ये लैंड करता है तो चौथा देश बन जाएगा जो वहां पर लैंड करेगा। इंडिया पहले लैंड कर लेता, लेकिन इसका हमारा जो रोवर था वो फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। लेकिन हम 2023 में हम भी अपना रोवर भेजने वाले हैं और हम वहां पर लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो रोवर मून पर भेजा जा रहा है वो 4 व्हील्ड रोवर है, 4 पहियों वाला ये रोवर है। इस तरीके से बनाया गया है, ये 4 पहियों वाला रोवर है और इसका वेट 10 किलोग्राम का है और इसको बनाया है इंजीनियर्स ने मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, ठीक है, राशिद स्पेस सेंटर के इंजीनियर्स ने, जो यूएई का ही रिसर्च सेंटर है, वहां में बनाया गया है। और इसकी प्लानिंग जो चल रही है वो 2017 से चल रही है कि वहां पर हम लोग मून की सरफेस पर इसको उतारेंगे। कहां पर उतारा जाएगा? एटलस क्रेटर पर उतारा जाएगा। एक गड्ढा है वहां पर मून पर जिसका नाम एटलस क्रेटर है, तो उस गड्ढे पे इसको उतारा जाएगा। ये स्टडी करेगा क्या? मून की डस्ट के बारे में, मून में जो धूल है उसके बारे में स्टडी करेगा। इसके अलावा वहां के लूनर सरफेस के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा और उनके बारे में स्टडी करेगा। साथ ही साथ इसका जो नाम रखा गया है राशिद, ये भी याद रखिएगा, राशिद जो इसका नाम रखा गया है, अरब के जो पुराने फॉर्मर जो लेट मतलब कह सकते हैं रूलर थे दुबई के, तो उनके नाम से इसका नाम रखा गया है और उनका नाम था शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, ठीक है। तो फॉर्मर रूलर ऑफ दुबई के नाम से इस राशिद रोवर का नाम राशिद रोवर रखा गया है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये पूरे अरब वर्ल्ड का पहला कंट्री होगा और पूरी दुनिया का चौथा कंट्री होगा जो लूनर सरफेस पर लैंड करेगा, यानी यूएई जो है इस रोवर की मदद से लैंड करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस हफ्ते की थी और मुझे लगता है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। तो ये आपको कैसी लगी, किस तरीके की और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।